हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सीडीपी प्रैक्टिस क्लास में आपका बेहद स्वागत है और आज आपकी दूसरी क्लास है। आशा करती हूँ कि पहली क्लास आपने देख ली होगी और उस क्लास में हमने 15 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब आगे के प्रश्नों को देखेंगे और विद पेडागोजी के साथ टैग वर्ड्स को निकालना, आपके जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होते हैं उनको मैं आपको सिखाती हूँ। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और प्लीज अपना कमेंट भी अवश्य कर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। डेली आपको प्रैक्टिस मिलेगी और कोशिश करूंगी मैं 1-2 दिन में कि आपको 2 प्रैक्टिस सेट दिया करूं, एक आपका सीडीपी का, साथ ही साथ हम हिंदी भी शुरू कर दें। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। एक शिक्षक बच्चों की त्रुटियां को किस रूप में देखना चाहिए? यानी एक शिक्षक को बच्चों की त्रुटियां, जो गलतियां होती हैं, एरर्स है आपके, उसको किस रूप में देखना चाहिए? अधिगम में बाधा या असफलता? तो देखो, जो त्रुटियां होती हैं वो आपके बाधा नहीं होते हैं। अधिगम अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यानी त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, वो आपके अधिगम में बाधा नहीं होती हैं। तो ऑप्शन आपका पहला गलत है। अधिगम प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और अर्थपूर्ण भाग। तो राइट आंसर आपका यही है कि देखो, आंसर आपके सारे दिए गए हैं लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों है। ठीक है। लापरवाही का संकेत, तो ये भी गलत है। तुरंत सुधारने योग्य गलती, ये भी आपका नहीं होगा। अब चारों ऑप्शनों को हम अब पेडागोजी के लेवल से देखते हैं। तो देखो, अधिगम में बाधा या असफलता नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य सीखते हैं, पहली बार करते हैं, तो उसमें गलती होना, त्रुटियां होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। लापरवाही नहीं है, कोई भी बच्चा लापरवाही नहीं करेगा सीखने में, क्योंकि वो सीखना चाहता है। शिक्षक भी नहीं करेगा, क्योंकि वो सिखाना चाहता है। और तुरंत सुधारने योग्य गलती, ऐसा नहीं है कि बच्चे ने गलती की और आप उसको तुरंत की तुरंत डांट दो या तुरंत उसको सुधारने के अ, हो जाए। ठीक है, नहीं सुधार सकते हम। तो अधिगम प्रक्रिया का एक स्वाभाविक, यानी गलतियां होना, ठीक है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और अर्थपूर्ण भाग है। आप खुद से देखो, जब आपने पढ़ना शुरू किया था, तो शुरुआत में बच्चा कोई भी लिखने में गलती करता है, पढ़ने में गलती करता है, बाकी की और चीजों में भी गलतियां करता है। तो गलतियां क्या है, त्रुटियां क्या है, अधिगम का एक हिस्सा है। ठीक है, ये आपको हमेशा चीज याद रखनी है कि त्रुटियां क्या है, गलतियां क्या है, ये आपके अधिगम का एक हिस्सा है। ठीक है, यानी बच्चों के अधिगम का एक हिस्सा है। आंतरिक प्रेरणा, ठीक है, का उदाहरण कौन सा है? आंतरिक प्रेरणा, यानी बच्चे को आपको अंदर से प्रेरित करना है। तो अंदर से प्रेरित बच्चा कैसे होगा? पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ना, डांट से बचने के लिए पढ़ना, विषय में रुचि और आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ना, प्रथम स्थान लाने के लिए पढ़ना। देखो, राइट आंसर आपका है विषय में रुचि और आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ना। अब बाकी के ऑप्शनों को हम देखते हैं। देखो, अगर बच्चा सिर्फ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पढ़ता रहेगा, तो वो कभी भी अंदर से प्रेरित नहीं होगा। यानी वो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं है, उसको लगाव किससे है? उसको पढ़ाई से नहीं है, उसको सिर्फ पुरस्कार से लगाव है। उसके दिमाग में पुरस्कार चल रहा है। ठीक है, डांट से बचने के लिए, तो यहाँ भी उसके मन में, उसके दिमाग में डांट से सिर्फ बचना चल रहा है। और प्रथम स्थान लाने के लिए, तो ये भी ठीक है, ये भी मतलब बच्चे के दिमाग में सिर्फ इतना है कि मुझे फर्स्ट लाना है, सिर्फ प्रथम आना है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जब तक उसको विषय में रुचि नहीं होगी, ठीक है, विषय में रुचि नहीं होगी और उसकी आत्म संतुष्टि के लिए नहीं वो पढ़ेगा, तब तक वो आंतरिक प्रेरित नहीं माना जाएगा। तो आंतरिक प्रेरित बच्चा कम माना जाएगा जब उसको विषय में रुचि होगी और वो आत्म संतुष्टि के लिए पढ़ेगा। आप समझ पाए होंगे। और मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है? कि आपको वाकई प्रैक्टिस सेट समझ में आता है, जो चीजें मैं आपको पेडागोजी की बताती हूँ? तो कमेंट आप अवश्य कर दें। आनुवंशिकता और पर्यावरण की विकास में क्या भूमिका है? तो देखो, आनुवंशिकता और पर्यावरण विकास, तो आनुवंशिकता और विकास, ये बच्चे के शारीरिक, मानसिक दोनों ही विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो केवल आनुवंशिकता महत्वपूर्ण है, केवल पर्यावरण महत्वपूर्ण है? दोनों की अंतःक्रिया
महत्वपूर्ण है, दोनों की कोई भूमिका नहीं है। अब देखो दोनों की कोई भूमिका नहीं है, ये तो आपका बिल्कुल ही गलत हो गया। और केवल, तो आपके पहले ऑप्शन में भी केवल आया है और दूसरे ऑप्शन में भी केवल आया है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा, ठीक है, दोनों की अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। यानी आपका आनुवंशिकता का 80% और पर्यावरण का 20% योगदान होता है। आगे बढ़ते हैं हम। जेंडर एक अवधारणा है, जैविक, सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक। तो देखो जेंडर क्या है? जैसे कि स्त्री और पुरुष, ठीक है? 2 जेंडर, तो ये क्या है? ये एक सामाजिक अवधारणा है, ठीक है? जैविक भी नहीं है, शारीरिक भी नहीं है, मनोवैज्ञानिक भी नहीं है। ये हमारे समाज के बनाए हुए नियम है जेंडर। और जेंडर से प्रश्न आपका अवश्य पूछा जाता है लिंग अवधारणा से, ठीक है? लड़का-लड़की के भेद से। समीचीन अर्थपूर्ण अधगम के लिए क्या आवश्यक है? रटकर याद करना, बच्चों के पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान जोड़ना, केवल पुरस्कार देना, निष्क्रिय रूप से सुनना। तो देखो केवल, ही, भी, निष्क्रिय, ठीक है? ये सभी क्या है? आपके नेगेटिव पॉइंट है। तो अगर आपने ये प्रश्न नहीं भी पढ़ा है, फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे? तो आपको क्या करना है? रटकर याद करना। आपको बच्चे को रट्टा नहीं मरवाना है, ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। बच केवल पुरस्कार देना, सिर्फ़ पुरस्कार के लिए आपको बच्चे को अधगम कराना है, तो ये भी आपका गलत होगा। निष्क्रिय, निष्क्रिय नहीं रखना है आपको बच्चे को, सक्रिय रखना है। तीनों ऑप्शन आपके कट गए, तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान जोड़ना। यानी बच्चे को क्या पता है, ठीक है? बच्चे को गंदी नालियाँ पता है, तो आप उसे उन गंदी नालियों से, उन गंदे तालाबों से, ठीक है? बच्चे को आप बड़ी-बड़ी नदियों के प्रदूषण के बारे में पढ़ा सकते हो। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार आत्म-सात्करण का क्या अर्थ है? नए ज्ञान के आधार पर पुरानी योजना में बदलाव, नवीन जानकारी को मौजूदा स्कीमा में समाहित करना, पुरानी जानकारी को पूरी तरह भूल जाना, केवल नकल करना। तो देखो सबसे लास्ट वाले में आपका केवल आया है, केवल नकल करना, ये आपका गलत हो गया। तो देखो पहले, सबसे पहले आपको क्या है? स्कीमा सीखनी है। स्कीमा क्या है? यानी बच्चे की सूचनाओं का भंडार गृह, जहाँ बच्चा उसने जो कुछ भी सीखा है उसको स्टोर कर लेता है, ठीक है? स्कीमा। तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नवीन जानकारी को मौजूदा स्कीमा में समाहित करना। यानी उसके पास जो पहले से है, पहले से उसका जो भंडार गृह है स्कीमा, उसी में कुछ उसने नया सीखा और उसको भी रख लिया, ठीक है? अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बच्चों की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? धीमी समझ, उच्च स्तर की जिज्ञासा और त्वरित चिंतन, कार्य से जल्दी ऊब जाना, सामाजिक समायोजन में कमी। तो देखो ये तीनों ही आपके नेगेटिव पॉइंट हैं, इसमें राइट आंसर आपका नंबर बी, यानी उच्च स्तर की जिज्ञासा। उनको सीखने की, बच्चों में जितनी ज्यादा लक होगी, बच्चा उतनी ही जल्दी सीखेगा उसको, ठीक है? और त्वरित चिंतन, यानी बहुत जल्दी ही वो चिंतन शुरू कर देता है। देखो धीमी समझ और कार्य से जल्दी ऊब जाना और सामाजिक समायोजन में कमी, ये तीनों ऑप्शन आपके नेगेटिव हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने के लिए आकलन का मुख्य ध्यान किस पर होता है? देखो एक होता है सीखने के लिए आकलन और एक आकलन के लिए सीखना, ठीक है? इस तरीके से आपके ये अलग-अलग होते हैं, लेकिन सीखने के लिए आकलन। आपको आकलन क्या करना है? सीखने के लिए करना है। अंतिम परिणाम और ग्रेड पर, अधिगम प्रक्रिया में सुधार और फीडबैक, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा करने पर, वर्ष के अंत में अंक देने पर, ठीक है? यानी सीखने के लिए आकलन आकलन, आपको बच्चे का आकलन यानी मूल्यांकन इस तरीके से नहीं करना है कि बच्चे का सिर्फ नंबरों से, यानी बच्चा और ज्यादा सीखे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? अधिगम प्रक्रिया में सुधार और फीडबैक, ठीक है? यानी आपको अपनी अधगम प्रक्रिया है, आपकी जो सीखने की प्रक्रिया है, वो उसमें, यानी जो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया है, उसमें आपको सुधार करना है और फीडबैक बच्चे को देना है। अगला प्रश्न है निज वॉक, ठीक है? निजी वॉक या फिर इसको प्राइवेट स्पीच और निज वॉक भी कह देते हैं इसको। ये अवधारणा बायगोस्की के अनुसार क्या दर्शाती है? देखो निज वॉक से आपका प्रश्न जीन प्याजे से भी आता है कि निज वॉक अहम केंद्रित वॉक को बोल देते हैं जिसको, यानी जीन प्याजे का आपको अहम केंद्रित वॉक आता है और निज वॉक आपका वाइगोस्की का
तो बच्चे का आत्म-केंद्रित होना, बच्चे द्वारा अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशन करना, बच्चे का मानसिक विकार, केवल समय बिताने की आदत। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये क्या है, निजवाक या अहम केंद्रित वार्ता, जिसको जीन पियाजे कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि छोटे-छोटे बच्चे जैसे खेलते हैं तो अपने अपने आप से बात करते हैं, ठीक है? अपने आप से बात करते हैं, तो अपने आप से बात यानी अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करना, वो अपने आप को निर्देशित करता है, ठीक है? अ, अगर आपने नहीं देखा है तो कभी देखना, छोटे बच्चे खेलते हुए, कभी-कभी बैठे हुए तो अपने आप से बातें करते हैं। बहुत से बड़े लोग भी अपने आप से इस तरीके से बातें करते हैं। अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? देखो अधिगम अशक्तता ये आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है और ये मतलब जन्मजात नहीं होती हैं, ये सभी बच्चों में स्वाभाविक होती हैं और थोड़े से प्रयास के बाद इनको दूर भी कर दिया जाता है, लिखने-पढ़ने संबंधी सब में होती है, हमारे अंदर भी थी जब हम छोटे थे। उन्हें एक अलग कमरे में बिठाना चाहिए। देखो बच्चे को आपको अलग कमरे में नहीं बिठाना है, सबको समान शिक्षा देनी है, समावेशी शिक्षा कहती है। बहुसंवेदी उपागम का उपयोग करना, केवल लिखित कार्य ये भी आपका गलत हो गया, उन्हें परीक्षा में छूट देना ये भी गलत हो गया। आपको सभी बच्चों को एक ही कमरे में सबको समान शिक्षा देनी है, लेकिन आप थोड़े से उनके साथ कुछ अलग अपने शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हो, तो राइट आंसर है आपका बहुसंवेदी उपागम का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? जॉन डीवी, ई.एल. थॉर्नडाइक, वी.एफ. स्किनर, जीन पियाजे। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन डीवी। आरटी एक्ट 2009, ठीक है? यानी आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? ये आपका जूनियर लेवल प्रश्न है, कभी-कभी प्राइमरी में भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपका रेशियो होता है 30.1 यानी 30 बच्चे आपके होने चाहिए प्राथमिक स्तर पर और आप जूनियर स्तर पर, ठीक है? जूनियर स्तर पर ये रेशियो कितना है? आप कमेंट करके आप हमें अवश्य बताएँ। अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था को तनाव एवं एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? और ये प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। तो राइट आंसर है आपका स्टेनले हॉल। ये कुछ रटने वाली चीजें थी। ठीक है, संज्ञान और संवेग आपस में किस प्रकार संबंधित हैं? देखो संज्ञान क्या है? संज्ञान है जानना, ठीक है? और संवेग जो आपके मूल संवेग मैक्लूगल ने दिए हैं, ठीक है? तो संवेग होते हैं आपके एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं, आपस में अंतर्संबंधित हैं, केवल संज्ञान। तो देखो ये राइट ये 2 तो आपके ऑप्शन कट ही गए, ठीक है? क्योंकि इनमें आपका केवल संवेग, केवल संज्ञान ये वाला आया है, जहाँ भी आपको केवल ही भी तो उसके साथ आपको नहीं जाना है। अब राइट आंसर आया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? आपस में अंतः संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे से क्या है? अंतः संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन विकास के नियमों के अनुकूल नहीं है? अब देखो यहाँ आपसे नहीं पूछा है। कभी-कभी हमें टैग वर्ड्स आते हैं, ठीक है? और लेकिन यहाँ हम गलत कर देते हैं। अगर आपसे नहीं पूछा है तब हमें नोट के साथ ही जाना है। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये आपका सही है, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है? विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित होता है, तो बिल्कुल सही है, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। विकास की प्रक्रिया पूरी तरह से अनिश्चित और आकस्मिक होती है, तो देखो ऐसा नहीं है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है, तो ये भी होगा। अब विकास की प्रक्रिया पूरी तरह से अनिश्चित और आकस्मिक आकस्मिक विकास नहीं होता है। हमको पता है कि बच्चा 2 से, ठीक है? बच्चा जब 0 से यानी पहले जब जन्म लेता है तो 0 से और उसका 1 महीने तक कितना विकास होगा, 2 महीने तक कितना विकास होगा, 2 वर्ष तक उसका कितना विकास होगा, 4 वर्ष तक उसका कितना विकास होगा, ठीक है? तो अनिश्चित भी नहीं है और आकस्मिक भी नहीं होता कि आज सुबह रात को वो सोया और सुबह वो एकदम से बड़ा हो गया या फिर परिपक्व हो गया, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, तो इस तरीके से नहीं होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है? क्या मेरी पेडागोजी आपको समझ में आ रही है? तो प्लीज़ अपना कमेंट अवश्य कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ, तो नोटिफ़िकेशन आप तक अवश्य पहुँच जाए। मिलते हैं ऐसी ही अगली प्रैक्टिस के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।